नमस्कार, मैं नीलू जड़िया आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स स्टडी पॉइंट पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम कंटिन्यू कर रहे हैं बीकॉम फाइनल ईयर के सब्जेक्ट ऑडिटिंग के साथ और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जो है आंतरिक नियंत्रण उपाय। इंटरनल कंट्रोल मेजरमेंट की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से एक संस्था में, एक ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल किया जाता है, उसके क्या प्रकार है, किस तरह से किया जाता है, इसके पूरा डिटेल डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे कि एक संस्था में, देखो अपना सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ऑडिटिंग, अंकेक्षण की हम बात कर रहे हैं। तो अंकेक्षण कहाँ होता है फ्रेंड्स? किसी संस्था की जो लेखा पुस्तकें होती है, जो लेखाकार के द्वारा बनाई जाती है, उनकी एक विवेचनात्मक जांच होती है, हमारा अंकेक्षण होता है। तो जो लेखा पुस्तकें किसी संस्था के अंतर्गत, ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई जाती है, वो कैसे बनाई जाती है, उन पर क्या कंट्रोल होते हैं, उन कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं। ये सभी जो क्रिया है ये ऑडिटिंग कार्य से पहले की बात हो रही है यहाँ पर। यहाँ ऑडिटिंग का अभी कोई मुद्दा नहीं आएगा, पर अंकेक्षण के लिए ये किस तरह से ज़रूरी है उस बात का भी हम डिस्कशन करेंगे और क्या होता है इस पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत, जिसको हम पूरा समझेंगे आज। देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं आंतरिक नियंत्रण उपाय। आंतरिक नियंत्रण उपाय का मतलब यह है कि कोई संस्था है, ठीक है ना, कोई संस्था है। आंतरिक नियंत्रण का मतलब यहाँ बता रहे हैं कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, तो उन बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन को करने का उनका तरीका, उनके जो ट्रांजेक्शन वो रिकॉर्ड करते हैं, उनके लिए उनका क्या इंटरनल कंट्रोल है, क्या सिस्टम वो फॉलो करते हैं, किस तरह से उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाती है वो, तो इन सब का पूरा उस पर क्या कंट्रोल रहता है, कौन पर्सन है, कौन इसके लिए लायबल है, तो उसकी हम पूरी बात करेंगे कि क्या होता है, इसका अर्थ वगैरह सब कुछ हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अभी बहुत बड़ी महामारी चल रही है, तो आप प्लीज़ घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखें। फ्रेंड्स, अभी तक हमने ऑडिटिंग के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। एक था पहला बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसको हमने कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बेसिक कीवर्ड्स और ये सभी किए थे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो व्यक्ति पुस्तपालक के द्वारा बनाए गए प्रारंभिक लेखा बहियों की पुस्तकों से जो अंतिम खाते बनाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो व्यक्ति पुस्तपालक के द्वारा बनाई गई प्रारंभिक लेखा पुस्तकों से अंतिम खाते बनाता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि उस पर्सन को क्या कहते हैं। और उसके बाद हमने एक और चैप्टर किया था अंकेक्षण प्रोग्राम और प्रोसीजर की, हमने जहाँ बात करी थी योजना और कार्यक्रम से संबंधित, हमने पूरा डिस्कशन किया था। और आज हम हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आंतरिक नियंत्रण उपाय की, हम जहाँ पर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ जाएं और उसे पूरा देखें ताकि आप अपने इस पार्ट को कंटिन्यू कर सकें। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जब तक अगर आप इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। आप अगर ऐसा सोच लें कि मैंने पहले नहीं पढ़ा था और आज इसको पढ़ लूँ तो समझ में आ जाएगा अगला चैप्टर, ऐसा नहीं होगा। आपको इसको पूरा कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने पहले वो पार्ट नहीं देखे तो पहले उनको देखें ताकि आपको ईजिली समझ में सब कुछ आता रहे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन्हें शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर आंतरिक नियंत्रण उपाय की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो कि व्यवसाय के प्रत्येक पहलू पर नियंत्रण, यानी कि आपके बिजनेस में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपका जो बिजनेस है उसमें जो भी पहलू, ये जो भी ट्रांजेक्शन होता है, प्रत्येक पहलू की बात कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं, आपकी यहाँ किस तरह से मशीनरी यूज़ आती है, आपके एम्प्लॉय किस तरह से काम करते हैं, आपका ट्रांजेक्शन किस तरह से रिकॉर्ड होता है, आपका क्या बिजनेस है, किस कंपनी में आप डील करते हो, ये सभी पहलू पर क्या होता है? नियंत्रण। यानी कि आपका मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है, हर एक बात वहाँ पे क्या की जाती है? नोटिस की जाती है। तो इन सभी पे जो नियंत्रण होता है वो आपका क्या कहलाता है? आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। अब ये आंतरिक नियंत्रण क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अंकेक्षण के संदर्भ में, तो अंकेक्षण के लिए पूरा हम क्या करेंगे? इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे। वैसे आंतरिक नियंत्रण क्या होता है? प्रत्येक पहलू, आपका हर एक पॉइंट इसमें क्या होता है? कंट्रोल होता है। अब देखो, जैसे अपन अगर अपनी इसके एक छोटे से लेवल की अगर बात करें, अपने परिवार के स्तर पर हम बात करें, तो हमारा परिवार है, ठीक है ना, हमारा परिवार है। देखो, किचन का कंट्रोल होता है मम्मी के पास होता है, ठीक है ना, मार्केट का कंट्रोल होता है आपके भैया के पास है, ठीक है, आपकी सिस्टर के पास और कोई कंट्रोल है, आपके पास और कोई घर में, लेकिन अल्टीमेटली कंट्रोल किसके पास रहता है? सारा पापा के पास होता है। पापा और मम्मी दोनों का बराबर रहता है। अगर आपके घर में दादा है तो हो सकता है दादा का। तो जो फाइनल कंट्रोल है, एक पर्सन है ना, ठीक है, दादा, अब चाहे वाला वो कुछ काम नहीं करे लेकिन उनकी नज़र क्या होती है? सब पे रहती है।
पापा पर, मम्मी पर, आप पर, भैया पर, बहन पर, जो भी है सभी पर। तो हर पहलू पर क्या है, नियंत्रण होता है। सारी चीज़ें एक बिजनेस से रिलेटेड जो भी है, आप सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स के संबंध में ही नहीं, जो भी ट्रांजेक्शन, परचेज, सेल्स, खरीदना, बेचना, किस तरह की आपकी मशीनरी है, क्या एसेट्स है, क्या है, कहाँ आना जाना, मतलब हर चीज़, हर ट्रांजेक्शन का क्या होगा, इसमें कंट्रोल होगा। अब इसका डिटेल करते हैं। तो इस नियंत्रण को करने का क्या उद्देश्य है, कि हम आंतरिक नियंत्रण क्यों करें, उसके हम बात करेंगे कि आखिर ये इंटरनल कंट्रोल करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, वह है व्यवहारों का सही लेखा। ठीक है ना। अगर हमारा इंटरनल कंट्रोल सही है तो हमारे व्यवहारों का लेखा होगा, वो क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना। अब इंटरनल कंट्रोल से बात यहाँ ये होती है कि व्यवसाय के जो कर्मचारी है, व्यवसाय के जो कर्मचारी जो कार्य कर रहे हैं उस पर नियंत्रण करना। यानी कि आपने अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए जिस भी बुक कीपर को रख रखा है, या जो भी आपका अकाउंटेंट है, जो भी बुक कीपर है, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है, तो आपने उसको इंटरनल कंट्रोल बता रखा है कि जैसे ही हम कोई माल खरीदते हैं, हम उसका ऑर्डर देते हैं, आप उसको बुक कर लीजिए। जैसे ही हमारे पास इनवॉइस आ जाती है, जब भी हम उसको पेमेंट करते हैं, आप उसके अकाउंट में उसको डाल दीजिए। जब हम किसी कैश पेमेंट करते हैं तो आप तुरंत उसकी एंट्री पास कीजिए, या जो भी आप ट्रांजेक्शन में आप जिस वाउचर से एंट्री करो वो वेरीफाई होना चाहिए, उस पर सिग्नेचर किए हुए होने चाहिए ऑथोराइज पर्सन के। तो ये क्या है, सही लेखा करने का तरीका बता रहे हैं कि आपको इस तरह से क्या करनी है, एंट्री करनी है। फिर होता है गलती और गबन के संबंध में। यहाँ पर मिस्टेक और फ्रॉड की ही बात करें कि गलती और गबन के संबंध में। देखो, अगर हमारा आंतरिक नियंत्रण अच्छा होता है तो गलती, कपट, छल कपट ऐसे जो होते हैं उनकी जो संभावना होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अगर आपका अच्छा है, आपके काम की चेकिंग होती है, सब कुछ काम आपका परफेक्टली एक लय में होता है, एक प्रोसीजर में होता है, तो इन सब की संभावना क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है, ना के बराबर है। फिर उसके बाद आपका अगला जो उद्देश्य वह है उत्तरदायित्व निर्धारित करना। यानी कि देखो, अब जब हमने हर व्यक्ति को अपना अपना काम बता दिया, आपको यह कार्य करना है, आपको यह कार्य करना है, आपको यह कार्य करना है, तो जिस भी काम में मिस्टेक होगी ना, आप जाके उस पर्सन को पकड़ सकते हो कि यह आपका उत्तरदायित्व है, आपने ये कार्य सही से नहीं किया है। लेकिन अगर कोई भी कुछ भी कर लेता है, तो अगर कोई गलती हो जाती है तो सब क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर डालेंगे, नहीं ये मैंने ये नहीं किया था, ये इन्होंने किया है, शायद ये मैंने नहीं किया था। तो उत्तरदायित्व निर्धारित हो जाता है क्या, कि क्या जो गलती है या फिर जो कोई गलती मिस्टेक हुई है वो किस पर्सन के द्वारा हुई है, कौन पर्सन इसके लिए लायबल है। फिर उसके बाद है विवरणों के संबंध में। यानी कि जो भी आपके डिटेल पर्टिकुलर्स होते हैं उनके रिलेशन में भी आपका क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल हमारा रखना। फिर होती है संपत्तियों की सुरक्षा। यानी कि देखो, हम जो भी संपत्ति एसेट्स यूज़ करते हैं, अगर हम प्रोडक्शन कंपनी है तो जो सामान मैन्युफैक्चर करने के लिए बनते हैं, या फिर आपका ऐसा कोई बिजनेस है जिसमें बहुत सारी एसेट्स यूज़ आती है, तो उनकी क्या होती है, सुरक्षा होती है। अगर आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, माना कि आपके बिजनेस में कोई व्हीकल है, ठीक है ना, कोई व्हीकल है, अगर आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है कि ये सिर्फ बिजनेस की है तो बिजनेस से रिलेटेड ही यूज़ आएगी, तो आप सिर्फ वो बिजनेस रिलेटेड ही यूज़ आएगी, नहीं तो जिसकी मर्जी पड़ी उस व्हीकल को उठाया और चल दिया, चाहे वो कोई भी कर्मचारी हो या संस्था का कोई, हम उसे रोक नहीं पाएंगे। तो क्या होगी इससे, संपत्तियों की सुरक्षा। फिर है कुशलता एवं निष्पत्ति में सुधार। देखो, जब कोई कार्य अच्छे से विधिवत रूप से जब कोई कार्य होता है तो ये ऑब्वियस है कि आपको उसमें अच्छी महारत हासिल होती ही होती है। फ्रेंड्स, अगर हम अपनी बात करें, एक आप एग्ज़ाम से जस्ट 2 दिन पहले, 4 दिन पहले कुछ उठाए, कुछ क्वेश्चन बैंक उठाए और क्वेश्चन बैंक करे और आप एग्ज़ाम देने चले जाओगे, तो उसके कंपैरिजन में, और अगर आप डिटेल में बुक पढ़ते हो तो रात दिन का अंतर होता है, आपके परसेंटेज ऑब्वियस है कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो ये एक तरीका होता है। तो जैसे अगर हम आंतरिक नियंत्रण हमारी बात करें, ठीक है ना, आप एक स्टूडेंट हो, मैं अगर आपकी बात करूँ, आपका एग्जांपल दूँ, आपने आंतरिक नियंत्रण ले रखा है कि मेरे जो सारे सब्जेक्ट है मैं उनका 2 बार रिवीजन करूँगा, ठीक है ना, मैं उनका 2 बार रिवीजन करके फिर एग्जाम दूंगा, तो ऑब्वियस है कि आपको सारा सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा, आपके पेपर अच्छे होंगे, आपके परसेंटेज अच्छे बनेंगे। लेकिन ठीक है ना, आप आज का काम कल पर डाल, अरे आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा, आज नहीं कल कर लूँगा, और फाइनली देन एग्जाम के 2 दिन पहले आपने कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाया, क्वेश्चन पढ़े और आप लेके पहुँच गए एग्जाम देने के लिए। तो क्या इससे आपकी कुशलता बढ़ेगी, क्या नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा है, आपने ऐसा सोच रखा है कि मुझे 2 घंटे रोजाना
पढ़ाई करनी है और आप 2 घंटे रोजाना पढ़ते हो, ये आपका इंटरनल कंट्रोल है। तो कुशलता और निष्पत्ति में सुधार, ऑब्वियस है कि आपका नॉलेज लेवल बढ़ेगा, आपके ज्ञान के स्तर में कुछ ना कुछ सुधार होगा, आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा, कुछ प्रॉब्लम होगी, आप उस प्रॉब्लम को ढूंढने के लिए समाधान ढूंढोगे तो और ज़्यादा डेप्थ में जाओगे, तो ये तो है ही कि आपके ज्ञान का स्तर बढ़ेगा। और अपना जो ज्ञान है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे ज़रूर काम आता है। तो क्या है कि कुशलता और निष्पत्ति में सुधार है कि अगर हम आंतरिक नियंत्रण कर रहे हैं तो हमारा क्या होता है, कुशलता और निष्पत्ति में सुधार होता है। अब ये जो आंतरिक लेखा नियंत्रण है ये 2 तरीके से किया जाता है फ्रेंड्स, इसके 2 मेथड है, जिसमें एक होता है आपका आंतरिक निरीक्षण की यहाँ बात कर रहे हैं, और एक होता है आपका आंतरिक अंकेक्षण यानी कि इंटरनल ऑब्जर्वेशन और इंटरनल कंट्रोल की यहाँ पे बात करें कि हमारा जो पूरा आंतरिक लेखा नियंत्रण है, मेजरमेंट जो है, 2 तरीके से किसी भी संस्था या कंपनी में किया जा सकता है। एक होता है आपका आंतरिक निरीक्षण और एक होता है आपका आंतरिक अंकेक्षण होता है। तो अभी दोनों को पूरा डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं आंतरिक निरीक्षण की, हम बात करेंगे पहले, और फिर उसके बाद हम जो सेकंड पढ़ेंगे वो होगा हमारा इंटरनल कंट्रोल जो हम पढ़ रहे हैं। एक है हमारा आंतरिक निरीक्षण और एक है आंतरिक अंकेक्षण। तो सबसे पहले आंतरिक निरीक्षण को हम पढ़ते हैं, इसकी सबसे पहले डेफिनेशन ये जो दी है इसको हम पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ताकि एक बार अपने को उसका मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखो ये बोल रहा है आंतरिक निरीक्षण व्यवसाय के कार्यों की ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा कर्मचारियों में कार्य विभाजन इस प्रकार कर दिया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में न रहे और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः स्वतंत्र रूप से दूसरे कर्मचारी द्वारा जांचा जा सके, ताकि बिना दलबंदी के गबन न हो सके, और यदि हो तो भी वह शीघ्र ही पकड़ में आ जाए, और इस प्रकार गलतियों की भावना भी कम रह जाए। देखो ये क्या कहना चाहते हैं फ्रेंड्स, इसका अपन एक वर्ड इसको थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले बोल रहा है कि व्यवसाय के कार्य, देखो किसका निरीक्षण होगा, इंटरनल कंट्रोल किसका होगा, जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं उन कार्यों का, उन ट्रांजेक्शन का क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल होगा। अब इंटरनल कंट्रोल क्या है, यानी ऐसी व्यवस्था, उन कार्यों के निरीक्षण की ऐसी व्यवस्था है। ये जो आंतरिक निरीक्षण है वो व्यवसाय के कार्यों की ऐसी व्यवस्था है, या फिर जिसके अंदर मत क्या होता है, संस्था के जो कर्मचारी होते हैं, ठीक है ना, उन कर्मचारियों में कार्य का विभाजन, यानी कि जो जैसे मैंने बताया था ना कि इनको जनरल एंट्री करनी है, ये वाउचर पास करेंगे, ये पेमेंट करेंगे, ये ऑथोराइज करेंगे, संपत्ति से संबंधित लेखा इनका होगा, परचेज से रिलेटेड अकाउंट ये मेंटेन करेंगे, सेल्स से रिलेटेड अकाउंट ये मेंटेन करेंगे। तो क्या हो गया, कार्य का विभाजन, ताकि हम क्या करेंगे, अगर कोई गलती पकड़ में आए तो जो पर्सन उससे रिलेटेड हो उसके ऊपर क्या जाए, उसका उत्तरदायित्व आ जाए। तो क्या है, कार्य विभाजन, किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है उसका क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। इस प्रकार किया जाता है, देखो किस प्रकार किया जाता है कि किसी भी व्यवहार के समस्त पहलुओं का लेखन किसी एक व्यक्ति के पूर्ण अधिकार में ना हो, यानी कि मतलब कोई व्यक्ति है वो फ्रॉड ना कर सके। देखो जैसे कैश का मेंटेनेंस भी आपको दे रखा है कि कैश भी आपको ही संभाल के रखनी है, और आप इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी होते हैं वो भी आपको ही रखने। तो हो सकता है वो कोई ना कोई गप्पलबाजी कर ले, निकाल ले, टीमिंग लीडिंग का कंसेप्ट हमने जो पढ़ा था इंट्रोडक्शन पार्ट में उसको कर ले, आप भूले या याद है आपको टीमिंग लीडिंग का कंसेप्ट, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि टीमिंग एंड लीडिंग का कंसेप्ट क्या होता है। हमने चैप्टर 1 में इसको डिस्कस किया था फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखें, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, बहुत यूजफुल है और एज ए इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या होता है कि पूर्ण अधिकार में ना हो, यानी कि आप सारा आप ही के हिस्से में, देखो कहते हैं ना कि आप ही रिपोर्ट बनाने वाले हो और आप ही चेक करने वाले हो, तो क्या आप कभी अपनी गलती पकड़ पाओगे, क्या नहीं पकड़ पाएंगे। तो जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उससे से संबंधित जो चेकिंग का कार्य है वो भी उसे ना मिले। तो क्या बोला, सभी एक चीज पूर्ण अधिकार में ना हो, यानी कि कोई भी ऐसा ट्रांजेक्शन जिसके सारे राइट्स हो एक ही व्यक्ति के पास नहीं होने चाहिए, उसका हर स्तर पर उसका क्या होना चाहिए, अलग अलग कार्य विभाजन होना चाहिए, और प्रत्येक कर्मचारी का कार्य अनिवार्यतः रूप से दूसरे कर्मचारी के द्वारा क्या किया जा सके, जांचा किया जा सके। यानी कि एक व्यक्ति ने कोई कार्य किया है तो उसको क्या करे, दूसरा जना चेक कर ले। जैसे अपन ने बात करी थी, सबसे पहले कौन होता है, अपना बुक कीपर होता है जो
प्रारंभिक लेखा पुस्तकें बनाते हैं। फिर होता है हमारा अकाउंटेंट होता है जो क्या करता है अंतिम खाते बनाता है। और फिर होता है हमारा ऑडिटर जो क्या करता है इनकी जांच करता है। तो बुक कीपर ने जो काम किया वो किसके पास जाएगा, अकाउंटेंट के पास जाएगा। अब अकाउंटेंट ने जो काम किया वो किसके पास जाएगा, ऑडिटर के पास जाएगा। तो क्या ये तीनों कभी एक ही व्यक्ति हो सकते हैं, क्या कभी भी नहीं हो सकते हैं। ये तीनों एक ही व्यक्ति कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो एक का कार्य किसके द्वारा जांचा जा रहा है, दूसरे के द्वारा। तो क्या बोल रहे, एक कर्मचारी द्वारा दूसरे कर्मचारी का जांचा जा सके कार्य, ताकि बिना दलबंदी के गबन ना हो सके। अब देखो अगर यहाँ ये दोनों आपस में सांठगांठ कर लेना, देख मैंने यहाँ पे गबन कर दिया है, तू इसको बताना मत। अगर ये दोनों गुटबंदी या दलबंदी ना कर ले जब तक, तो क्या हो सकता है, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। क्योंकि जब बुक कीपर के कार्य को अकाउंटेंट जांचेगा और कोई गलती होगी तो जल्दी से पकड़ में आ जाएगी कि बुक कीपर ने ये गलती करी है, जब तक कि बुक कीपर और अकाउंटेंट के बीच में कोई ना कोई गुटबंदी या कोई दलबंदी ना हो। और यदि हो तो भी वह शीघ्र ही पकड़ में आ जाए। अगर ठीक है ना, पहले बात तो कि इनको बुक कीपर को इतना कर दिया है कि आपके कार्य की चेकिंग होगी तो गलती होने के चांसेस वैसे तो फर्स्ट में है ही नहीं। और अगर है तो भी जैसे ही अकाउंटेंट उसको चेक करेगा वो गलती क्या होगी, शीघ्र ही पकड़ में आ जाएगी। और इस प्रकार गलतियों की संभावना भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देखो जैसे पता चलेगा कि हमारा काम है वो किसी और के द्वारा क्या हो रहा है, चेक हो रहा है, तो हमारी जो पॉसिबिलिटी है एरर होने की, फ्रॉड होने की, वो क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये है हमारी आंतरिक निरीक्षण जिसको हमने पढ़ा है। एक बार आप इसको पढ़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है। अब हम कर रहे हैं परिभाषा का विश्लेषण की क्या पॉइंट्स हैं जिसमें इस परिभाषा में जिसको हमने करा है पूरा डिटेल। तो जो पहला पॉइंट है वह है कर्मचारियों के कार्य का विभाजन। अब देखो बता दिया, कार्य विभाजन की व्यवस्था है कि किस व्यक्ति को या किस कर्मचारी को क्या कार्य करना है, ये पूरा क्या हो जाता है, डिसाइड हो जाता है इस नियंत्रण के। फिर है अनिवार्य जांच। अनिवार्य जांच से मतलब ये है कि एक कर्मचारी जो काम करेगा उसकी जांच दूसरे कर्मचारी द्वारा होगी, क्योंकि हर स्तर बना दिए जाएंगे। तो एक व्यक्ति जैसे ही अपना काम खत्म करेगा, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, उसको चेक करेगा। फिर तीसरा है आपको पॉइंट कि बिना दलबंदी के गबन छिपे रहना असंभव, यानी कि जब तक आपकी दो लोगों के बीच में सांठ-गांठ नहीं होगी ना, तब तक आप कोई फ्रॉड और एरर नहीं कर सकते हो। देखो अगर दो एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय अपना काम खत्म करेगा और दूसरा एम्प्लॉय उसके व्यक्ति काम को चेक करेगा, तो जब तक इन दोनों व्यक्तियों के बीच में कोई सांठ-गांठ नहीं होगी, दल बंधन नहीं होगी ना, तब तक तो ये कोई भी काम, कोई भी फ्रॉड, कोई भी एरर नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ही एकजुट हो गए तो क्या हो जाएगा, कोई फ्रॉड एरर होने के चांस होते हैं। फिर एक गलतियों की संभावना कम होती है, क्योंकि एक एम्प्लॉई यहाँ, अब इसने यहाँ किया, इसके काम कोई आगे और व्यक्ति एम्प्लॉई चेक करेगा, तो आपके जो मिस्टेक होने के चांसेस है वो क्या हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, बहुत ही कम हो जाते हैं, जब तक कि अगर आपकी कोई सांठ-गांठ ना हो जाए। अब हम ये आंतरिक निरीक्षण क्यों करते हैं, इसके क्या उद्देश्य है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कि हमारा आंतरिक निरीक्षण करने का क्या उद्देश्य है। तो हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य होता है वो होता है छल कपट को रोकना, यानी कि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसमें कोई भी मिस्टेक, कोई भी छल कपट, फ्रॉड एंड एरर को क्या करते हैं, नहीं, उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था की व्यवस्था करते हैं कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी छल कपट, कोई भी फ्रॉड, कोई भी एरर ना हो। फिर बात करते हैं अशुद्धियों को रोकना, कि कोई भी एरर ना हो, कोई भी मिस्टेक ना हो। फिर तीसरा है कि अगर कोई छल कपट या कोई अशुद्धि हो जाती है, ठीक है ना, पहला एक तो है कि हम होना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें शीघ्र ही रोकना चाहते हैं, लेकिन अगर वो हो जाती है तो उसको क्या करना, शीघ्र पकड़ में आना। शीघ्र कैसे पकड़ में आएगी, क्योंकि एक एम्प्लॉय का कार्य दूसरा एम्प्लॉय चेक करेगा, तो जैसे ही ये अपना काम खत्म करेगा और ये इसका काम दूसरे के पास जाएगा, वो क्या होगी, गलती जल्दी से पकड़ में आ जाएगी, तो शीघ्र पकड़ना। फिर उसके बाद है कि उत्तरदायित्व निर्धारित करना, क्योंकि देखो पहली बात तो कि हम कोई छल कपट होने ही नहीं देना चाहते, अगर हो जाता है तो वो जल्दी से पकड़ में आ जाए, और जैसे ही जल्दी से पकड़ में आएगा उससे रिलेटेड उस जो भी पर्सन उसके लिए लायबल है उसको क्या करेंगे, उत्तरदायित्व करेंगे। जैसे इस व्यक्ति के कार्य को इस व्यक्ति ने चेक करा और इसके कोई मिस्टेक आती है तो ये किसको लायबल बनाएगा, इसको बताएगा कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर गलती की है, यह इस कार्य के लिए क्या है, उत्तरदायित्व है। अगला पॉइंट है कि व्यावसायिक व्यवहारों का सही लेखा करना, कि आप एक ऐसी व्यवस्था बना रहे हो जिसमें आपको बिल्कुल विधिवत रूप से अच्छे से एक प्रोसीजर बना लिया है आपने, तो क्या होगा, आपका सही से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा। फिर होगा अंतिम खातों का शीघ्र तैयार हो सकना। देखो आपका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इतना अच्छा है कि सही से सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं, फटाफट प्रारंभिक लेखा बहियाँ बन जाती है और उन लेखा बहियों से फटाफट अंतिम खाते बन जाते हैं। तो अंतिम खाते क्या हो जाते हैं, जल्दी तैयार हो जाते हैं। आपको वेट नहीं करना पड़ता है कि पहले अकाउंटिंग का काम
काम कंप्लीट हो तो हम फाइनल अकाउंट बनाएं, क्योंकि अकाउंटिंग का काम तो है वो क्या हो रहा है, टाइम डेली रूटीन में ही कंप्लीट होता जा रहा है। फिर है अंकेक्षण का कार्य सरल होना, क्योंकि देखो जब आपका ये सब कुछ पूरा सही ढंग से मेंटेन होता है तो ऑडिटिंग का कार्य क्या होगा, अच्छे से हो जाएगा, सरल हो जाएगा, ऑडिटर को ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं हम इनकी विशेषताओं की कि आंतरिक निरीक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो जो आंतरिक निरीक्षण की विशेषताएं हैं उसको 3 भागों में बताया है कि किस किस संदर्भ में उसकी विशेषता हो सकती है। तो सबसे पहला बताया है वो है कर्मचारियों के संदर्भ में, कि कर्मचारियों से रिलेटेड कैसे हो सकती है। तो योग्यता और प्रशिक्षण, यानी कि आप जब किसी भी कर्मचारी को जब अपनी संस्था में ऐसे एम्प्लॉय रिक्रूट करते हो, उसे रखते हो, तो आप जिस व्यक्ति के लिए जैसी योग्यता है उसे व्यक्ति को रखो। ऐसा नहीं कि अब आपको चाहिए अकाउंटेंट या फिर ऐसा पर्सन जो आपका कंप्यूटर में बैठकर जर्नल एंट्री कर सके और उसे कंप्यूटर चलाना ही नहीं आता है, तो क्या वो सही से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो अच्छे जो कैपेबल पर्सन है जिस कार्य के लिए उन्हें रखा जाए, और अगर उसे नहीं आता है तो उसे टाइम पे क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। आप जब किसी कर्मचारी को रखते हो तो आप उसके पिछले पास्ट रिकॉर्ड चेक कीजिए कि ये पर्सन कैसा है, ऑनेस्ट है, कहीं पे इसके घपले वगैरह के किस्से तो नहीं है। इन सब चीज़ों को क्या करें, देख रेख करें। जमानत, आप जब कोई नया एम्प्लॉय रख रहे हो तो आप किसी के लिंक के थ्रू रखें कि अगर ये बंदा कोई मिस्टेक करता है तो आप इसके लिए लाइबल देंगे होंगे और आपको क्या करनी पड़ेगी, जमानत राशि पे करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इसीलिए आजकल जब भी कोई नया रिक्रूटमेंट होता है तो वो आपसे सेफ्टी डिपॉजिट रखवाते हैं कि अगर आप शॉर्ट नोटिस पे चले जाते हो या कोई भी मिस्टेक होती तो आपकी डिपॉजिट से क्या हो जाएगा, पैसा कट जाएगा। फिर ये देख रहे कि जो व्यक्ति कर्मचारी काम करते हैं उनका टाइम पे जाके आप उन्हें ऑब्जर्व कीजिए कि वो किस तरह से कार्य कर रहे हैं, क्या उन्हें जो काम बताया है वो उसी तरीके से उसी रूप में उसे कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। फिर है उत्तरदायित्व का निर्धारण, कि जो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है उससे संबंधित अगर कोई गलती होती है, कोई मिस्टेक होती है, कोई एरर होती है तो उससे रिलेटेड उसका दायित्व उसी का होगा। कर्तव्य विभाजन, की भाई जिसका काम है उसी का कर्तव्य होगा। साथ में कार्य का अधिकृत किया जाना, कि भाई कोई भी काम कोई अपनी मर्जी से ऐसे ही नहीं करेगा जब तक कि उसका ऑथोराइज पर्सन उसको ऑथोराइज ना कर दे। अब मान लो अगर हम यहाँ बात करें कैश पेमेंट की, ठीक है ना, हम यहाँ पर कैश पेमेंट की बात कर रहे हैं कि हमने बता दिया कि 100 रुपये तक का पेमेंट तो अकाउंटेंट ही कर देगा, लेकिन जैसे ही अगर आपको 100 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करना है तो आपको पहले उसको क्या करना पड़ेगा, ऑथोराइज करवाना पड़ेगा। तो अगर आपने उसको ऑथोराइज नहीं करवाया तो आप उस कार्य को नहीं कर सकते। फिर है अनिवार्य छुट्टियाँ, यानी कि आप अपने एम्प्लॉय को एटलीस्ट साल में एक बार क्या दो, अनिवार्य छुट्टी दो ही दो, तो वह अपना कार्य और ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, कर पाएगा। ये तो थी कर्मचारियों के संदर्भ में हमने बात की। अब बात करते हैं हम लेखा, यानी कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के संबंध में। तो सबसे पहला है कि लेखा की उचित प्रणाली हम अपनाएं। देखो सबसे अच्छा जो होता है वो होता है आपका दोहरा लेखा प्रणाली, डबल अकाउंटिंग सिस्टम सबसे अच्छा माना जाता है, या बैलेंसिंग सिस्टम, जो भी आप फॉलो करते हो क्या करो, अच्छे से फॉलो करो। प्रक्रिया पुस्तक, यानी कि आप किस कार्य को किस तरह से करते हो उसकी एक बुक मेंटेन कीजिए। जैसे हमारा किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका है कि सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन होता है, उसका बिल आता है, वो अकाउंटेंट के पास जाता है, फिर अकाउंटेंट उसकी जनरल एंट्री करता है और जनरल एंट्री करके उसकी लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग करके उसका बैलेंस निकाला जाता है और फिर ट्रायल बैलेंस, और ये सारा प्रोसीजर इस तरह से चलता है। तो ये जो आपको कार्य करने की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को आप एक बुक में क्या करोगे, मेंटेन करके चलोगे। फिर उससे रिलेटेड जो भी आपको प्रपत्र डॉक्यूमेंट चाहिए उनका भी क्या होगा, डॉक्यूमेंटेशन किया जाना जाएगा। अब बात करते हैं कि अन्य के संदर्भ में, तो क्या है, मशीनों का प्रयोग, कि हमारी जो मशीनें हैं उनका सही से यूज़ आ रहा है या नहीं, या उनकी जो कैपेसिटी है उनकी कितने कैपेसिटी लेवल पर वो यूज़ आ रही है। फिर है डाक पर नियंत्रण, यानी कि अगर हमारी बिजनेस में कोई भी पोस्ट आती है तो उसे किसी अधिकारी के अंतर्गत या जो भी उसका ऑथोराइज पर्सन है उसके सामने उसको खोली जाए। ऐसा नहीं कि किसी ने भी रिसीव की, किसी ने भी खोली, तो हो सकता है उसमें कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन हो तो वो सामने सबके आ जाए, या जो बात सबको नहीं बतानी है वो सबके सामने आ जाए। तो उस पर क्या होना चाहिए, पूरा कंट्रोल होना चाहिए कि हमारा अगर कोई भी डाक आती है, कोई पोस्ट आती है तो वो क्या हो, ऑथोराइज पर्सन के पास ही जाए। फिर है लोचदार, यानी कि आपका ये जो व्यवस्था है ये आपकी प्रोडक्शन फैक्ट्री या जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। जैसे कि
हम बात करें रॉ मटेरियल की, हम यहाँ बात कर रहे हैं, और बात करें वेजेस की, ठीक है। अगर आप किसी ऐसी चीज़ का निर्माण कराते हो जो रॉ मटेरियल की वैल्यू तो जहाँ कम है लेकिन वेजेज वहाँ ज़्यादा होती है, तो आप आपका फोकस किस पे रहेगा, वेजेस पे रहेगा। लेकिन आप किसी बहुत अच्छी धातु की, किसी महंगी धातु की अगर निर्माण करते हो और उसका वेजेस कंपैरेटिवली कम है, तो आपका फोकस किस पे रहेगा, आपके रॉ मटेरियल पे रहेगा, आपके फिनिश गुड्स पे रहेगा। तो ये बिजनेस टू बिजनेस या टाइप्स टू टाइप्स क्या होती है, वेरी होती है। तो ये थी इसकी विशेषताएं आंतरिक निरीक्षण की कर्मचारियों के संबंध में, लेखा के संबंध में और अन्य के संबंध में हमने इसको किया है। अब करते हैं इसकी सावधानियों की, हम बात करते हैं कि किस तरह से इस कार्य को करने के लिए हमें क्या करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। तो जो सबसे पहली सावधानी हम इसकी देख रहे हैं वह है आंतरिक निरीक्षण एक स्वचालित प्रक्रिया। अब स्वचालित प्रक्रिया मतलब ये कि ये जो निरीक्षण है ये क्या होगा, मानव से संबंधित, यानी कि कोई भी मशीन का आंतरिक निरीक्षण नहीं हो सकता, मानव से संबंधित है ये। तो क्या, यानी कि आपको मानव संसाधन, यानी कि आप किन्हीं कर्मचारियों के बीच में क्या कर पाओगे, यह आंतरिक निरीक्षण कर पाओगे, क्योंकि मशीन तो जिससे वर्क कर रही है वैसे ही कर रही है, उसमें आप कोई अलग हेर फेर या उस कार्य के लिए दायित्व नहीं करवा सकते ना, क्योंकि मशीन का तो जो वर्क है, जो स्पीड है, जिस तरह से वो कार्य करती है उसी तरह से कर पाएगी। तो क्या है, एक स्वचालित प्रक्रिया। फिर उसके बाद है कि अधिकतम कमजोर कड़ी के संबंध में सावधानी, यानी कि अगर आपके बिजनेस में ऐसा कोई एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, बहुत ज़्यादा फ्रॉड होने के चांसेस है, तो वहाँ पर आपको क्या देना है, ज़्यादा आपका अपना टाइम, प्रोसीजर, पॉलिसी अपना के उसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। फिर है मानव संसाधन विकास, क्योंकि यहाँ पर सारे मानव कर्मचारियों से संबंधित क्या होता है, कार्य होता है, तो उन सभी का क्या होता है, विकास। देखो हमने जो पहले पढ़ा था, इसके उद्देश्य में कुशलता और निष्पक्षता होती। तो जैसे जैसे हम किसी कार्य को करते हैं और करने के लिए प्रेरित होते हैं, तो क्या है, मानव संसाधन विकास या मानव पूंजी का क्या होता है, निर्माण होता है। फिर होता है आपका उपकरण, यानी कि आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने के लिए जो भी उससे रिलेटेड चाहिए, उपकरण चाहिए, जैसे आपकी लेजर पोस्टिंग के लिए अकाउंट्स हो गए, खाता बहियाँ हो गई, या अगर आप कंप्यूटर पर एंट्री करते हो तो कंप्यूटर हो गया, जो भी है आपसे रिलेटेड उपकरण जो भी आपको चाहिए वो सब क्या होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए, उनकी टाइम पे देखभाल होनी चाहिए। और पुनः निरीक्षण से आशय यहाँ पे ये बता रहे कि जो व्यक्ति को जो कार्य दिया है उसे टाइम पे जाके क्या किया जाए, चेक किया जाए कि जैसा उसको बताया गया था उसी तरह से वह कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर अगला हम बात करते हैं इसके लाभ की, हम बात करते हैं कि आंतरिक निरीक्षण व्यवस्था किस तरह से हमारे लिए लाभदायक है। तो पहली है कि कर्मचारियों का सावधान होना, यानी कि देखो जब आपके आंतरिक निरीक्षण होगा तो कर्मचारी वैसे ही सावधान हो जाएंगे कि हमारा काम किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चेक किया जाएगा, और जब ऐसा होगा तो एम्प्लॉय सावधान होकर कार्य करेगा और वह उसमें गलती करने की आशंका नहीं रहेगा। फिर एक कर्मचारियों का ईमानदार होना, यानी कि देखो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कार्य को चेक करता है तो वह देखता है कि जब मेरी गलती पकड़ में आ जाएगी तो मैं इस कार्य को सही से करूँ, तो क्या करेगा, होनेस्टली काम बढ़ेगा। फिर आपका संपूर्ण वातावरण पर नैतिक प्रभाव, सब चीज़ें अच्छे से कार्य करेगी तो नैतिक प्रभाव होगा। आपकी अशुद्धियों में क्या होगी, कमी ही आएगी, क्योंकि सब काम जब अच्छे से होगा तो वैसे ही फ्रॉड, एरर, ये छल कपट में भी क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। फिर उसके बाद अगर कोई छल कपट या अशुद्धि हो भी जाती तो वो क्या होगी, शीघ्र पकड़ में आ जाएगी। और अगर व्यवसाय पर अशुद्धि व छल कपट का संचित प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी देखो पकड़ में आ जाएगी, शीघ्र पकड़ में आ जाएगी, तो क्या होगा, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद अगला है कि अंतिम खातों का शीघ्र तैयार होना, यानी कि हमारे जब प्रारंभिक लेखा पुस्तकें टाइम टू टाइम, डे टू डे बेसिस में जल्दी बन जाएगी, तो फाइनल अकाउंट क्या होंगे, जल्दी से बन जाएंगे। और अंकेक्षण को क्या होगी, ईजी होगी। देखो आपने सब कुछ आपका अगर ढंग से आपकी वाउचर फाइल सही है, परचेज सब कुछ आपने सही तरीके से कर रखा है, तो अंकेक्षण का कार्य क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा, सरल हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति का उत्तरदायित्व निश्चित होना, फ्रेंड इसमें वही बात आ रही है, सारी जो हम डेफिनेशन में हम डिस्कस की थी कि जो व्यक्ति जो कार्य करेगा उसी के लिए वह क्या है, उत्तरदायित्व है। फिर है आंतरिक अंकेक्षण का कार्य देना, यानी कि हमारा जब ये आंतरिक निरीक्षण हो जाएगा तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल ऑडिटिंग की बात कर सकते हैं। और व्यवसाय का निश्चित होना, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो एकदम से रिलैक्स फील हो जाएगा कि हाँ जो मैंने ये जो कार्य किया है यहाँ तक ये क्या है, पूरा सही है। या फिर मेरे व्यवसाय में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, इनका जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन हो रही है वो क्या हो रही है, पूरी सही हो रही है, इनमें गलती होने की आशंका बहुत ही ना के बराबर है। और अगर कोई गलती होगी तो भी क्या होगी, वो जल्दी से पकड़ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था आज के लेक्चर को यही विराम देते हैं। इसके आगे का पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।
तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मिलते हैं आने वाले भागों में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।